नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 एपिसोड पहले भी हम डिस्कस किए हैं आंसर राइटिंग पे। आज ये छठा एपिसोड है। आज का जो मुद्दा है उसमें कई प्रश्नों में आपके विचार पूछे जाते हैं। प्रश्न में सीधा लिख दिया जाता है कि आपके अपने क्या विचार हैं। तो कहां तक आपको अपने विचार उसमें लिखने हैं, कितना लिखना है आपके अपने विचार, और कितना जो सही है उसको लिखना है। कोई भी टॉपिक जो होता है उसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे विचार आपके अच्छे ही हों या सारे विचार आपके बुरे हों। प्रश्न में जब कहा जाता है कि आप अपना विचार व्यक्त करें, प्रश्न में कहा जाता है आपके अनुसार क्या होना चाहिए, अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, अपने अनुसार अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। तो यहां पर कितना विचार आपको देना है, दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। क्योंकि विचार आपके हैं, आप अच्छे लगते हैं आपको, तभी आपके विचार हैं। लेकिन उत्तर में लिखना कितना जरूरी है, कितना विचार देना जरूरी है, कितना उसको रोक लेना है, कंट्रोल कर लेना है, ये जरूरी होता है। क्योंकि मार्क्स पाने के लिए मैंने कहा ना कि जनरल मार्किंग होगी तो 40% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, 60% तक जाना है, 60% से ऊपर जाना है, तो 60% से ऊपर जाने के लिए, 60% पाने के लिए थोड़ा सा कुछ आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए दो प्रश्नों के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है जो आए दिन चर्चा में रहता है, इंटरनेट शटडाउन को लेकर। और यह चर्चा होती है कि इंटरनेट शटडाउन हमारी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके अधिकार को ठेस पहुंचाती है। प्रश्न को पहले समझिए। और सरकार को इसके वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? आगे ही जोड़ दिया गया है कि इंटरनेट शटडाउन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को ठेस पहुंचाती है। अगर आपको लगता है तो सरकार को इसके वैकल्पिक उपायों की प्राथमिकता देनी चाहिए। यह भी आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या विचार है, और इस कथन पर अपना तर्कपूर्ण मंतव्य दीजिए। स्पष्ट तौर पर यहां पर लिख दिया गया है कि आपका क्या मंतव्य है, यह बताइए। लेकिन ये जो मंतव्य है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि यह मंतव्य वास्तव में आपका नहीं है। ये एक अच्छा मंतव्य, एक अच्छा विचार, एक जो क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच का रास्ता आपको अपनाना है। बुराइयां भी लिखनी है थोड़ी बहुत, किसी भी मुद्दे पे आलोचना करनी है, उसकी अच्छाइयां भी देखनी है, आवश्यकताएं भी देखनी है। स्वतंत्रता के नाम पर बहुत कुछ आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो इस उत्तर में आपका मत पूछा तो गया है, लेकिन आपका मत वास्तव में क्या है ये पता नहीं चलना चाहिए। इसमें आप डिप्लोमेटिक वे में लिखिए, हाईली डिप्लोमेटिक ये आंसर आपका होना चाहिए। बिल्कुल पता ही ना चले कि वास्तव में आप क्या सोचते हैं। आपने एक अच्छा आंसर लिख दिया और वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मन है, ये इसमें उजागर नहीं होना चाहिए। प्रश्न को पढ़िए तो दो तीन प्रश्न इसमें हैं। एक तो पहला है कि आपको लगता है कि इंटरनेट शटडाउन हमारी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को ठेस पहुंचाती है, पहले इस पे लिखिए। और अगर ऐसा लगता है तो वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये दूसरा। ये दो भाग हैं, तो दोनों भागों को आपको बराबर महत्व भी देना है। करंट अफेयर में जब ये मुद्दा चर्चा में आता है तो उसका उदाहरण तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे कि कहां पे ये, जैसे मान लीजिए कि यूपी में लास्ट ईयर में जब किसान आंदोलन चल रहे थे, उसी समय ये मुद्दा उठा था। जम्मू कश्मीर में अक्सर होता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में होता रहता है, जम्मू कश्मीर में बहुत बार शटडाउन किया जाता है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बिना व्यक्ति का जीवन आजकल वैसा ही हो जाता है जैसे उसके शरीर से खून निकाल लिया गया। तो ऐसी स्थिति में आपके विचार है, हो सकता है कई बार कल को आपका व्हाट्सएप नहीं चला, आप मैसेज नहीं कर पाए 4 दिन तक, समस्या। तो दोनों पोर्शंस को लिखना है, कहां तक अपने विचार देने हैं। शुरुआत कैसे करेंगे आंसर की? सबसे पहले जो इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में आप क्या लिखेंगे कि इंटरनेट शटडाउन वास्तव में होता क्या है, इंटरनेट शटडाउन क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखिए। और फिर यहीं पर आप तुरंत प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल इससे रिलेटेड है, क्या इससे संबंधित प्रावधान है, उनको लिखिए। और फिर जो आपका मत है, आपका मत देना है आपको, जो बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ पूरा
आप क्या सोचते हैं वही रहेगा, आपकी सोच क्या है यही रहेगी। लेकिन ये सोच कहां तक, आप कहां तक स्वतंत्र हैं इस सोच को लिखने के लिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर जब आप कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बातों पर आप चर्चा करेंगे और उसके बाद में अंत में अपना विचार दे देंगे, जो कि फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसा एक्सट्रीम विचार नहीं होगा जैसा आपकी सोच, जैसा आप सोचते हैं। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? सबसे पहले इंट्रो की अगर हम बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां पे लोग आंसर लिख के पोस्ट करते हैं, आप भी करिए। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। हर बार की तरह ये भी रहेगा। एक एक बैच में 40-40 लोगों का सिलेक्शन होना, और हर बार ऐसे हो रहा है लगातार, तो वो कार्यक्रम अच्छा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जल्दी वो कार्यक्रम लॉन्च होने वाले हैं। इंटरनेट शटडाउन को अगर आपको कहा जाए कि क्या है, डिफाइन करिए, तो आप क्या कहेंगे? इंटरनेट शटडाउन सरकार के द्वारा एक ऐसा उठाया गया कदम है जो कि सूचना के प्रवाह को, इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है, इंफॉर्मेशन के प्रवाह को, फ्लो को ब्रेक करता है, रोक देता है। एक निश्चित एरिया को इसके लिए देखा जाता है कि जहां पर सूचना अगर फैल रही है तो वहां पर हेट स्पीच हो सकती है, सूचना के तौर पर कोई हिंसा भड़काने का कार्य हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, अशांति फैल सकती है ना, अनियंत्रित स्थिति हो सकती है, कुछ भी गलत सूचनाएं फैलाई जा सकती हैं। यहां पे उदाहरण इतने नहीं देने हो, तो अभी आप लिखेंगे आगे। तो एक विशिष्ट क्षेत्र या एक विशिष्ट जनांकीय संरचना या वहां पर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार जो है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन के माध्यम से सरकार सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करती है किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जहां पर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। इंटरनेट की जहां तक बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 19(1)(a) में मूल अधिकार हमारा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इंटरनेट के तहत जो हम बातें प्रसारित करते हैं यह अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। इंटरनेट के माध्यम से जो भी बात हम करते हैं, इंटरनेट केवल बात ही करने का माध्यम नहीं है, आज ये बिजनेस का भी माध्यम है, हम आपसे जुड़ पाते हैं इससे। तो व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता भी 19(1) में ही दी हुई है। अगर जी में आप चले जाएंगे तो व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता है। 19(1)(a) में चले जाएंगे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। तो ये मूल अधिकार हमारा हो गया, और अगर इसको बंद किया जा रहा है यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट पे अटैक किया जा रहा है, असंवैधानिक है ये। संवैधानिक रूप से जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनको रोक दिया जाता है, तो इसको नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रोका गया, उत्तर प्रदेश में, जहां की जो बातें होंगी वो उदाहरण के तौर पर आप डाल सकते हैं, उसका कोई यहां पे इशू नहीं है। करंट में रहेगा तभी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बॉडी पैराग्राफ में आप इसको अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कहीं पर भी आप देखेंगे जब दंगा भड़कता है, कहीं पर कोई सामूहिक विरोध प्रदर्शन होता है, मारपीट मारकाट हो जाता है, कोई सूचना अहिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इधर उधर प्रसारित की जाती है, हिंदू मुस्लिम रियॉट्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या चाहती है कि इंटरनेट शटडाउन करके हम सूचना के प्रवाह को रोक दें। जाहिर सी बात है, एक तरफ आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जस्ट दूसरी तरफ आपका समाज है, पूरा देश है, आप कह सकते हैं। यहां लॉ एंड ऑर्डर है, यहां पर केवल आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप नहीं भेज पा रहे हैं, नहीं कारोबार कर पा रहे हैं। नागरिक स्वतंत्रता एक तरफ आप रखेंगे और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को आप रखेंगे, देश की स्थिति को रखेंगे, तो शटडाउन का उपयोग जो किया जाता है वो एक निवारक उपाय के रूप में इसीलिए किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और ऐसे में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते। आप कैसे सूचना को रोकेंगे?
आज ये ऐसा माध्यम है, चिट्ठी नहीं लिखनी, चिट्ठी तो 4 दिन बाद पहुंचती थी, यहां पे तो सेकंडों में कोई भी हेट स्पीच है, घृणा वाक्य, कोई फेक न्यूज है, कोई भड़काऊ भाषण है, फर्जी वीडियो बना के या सूचना को जैसे भी ये मैनिपुलेट करके उसको भेज दिया जाता है। तो गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए अंतिम उपाय के तौर पर सरकार के पास एक यही स्थिति बचती है कि चुनौतीपूर्ण जो भी स्थितियां हो उनका सामना अगर करना है तो उनको बंद करना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो बंद करना पड़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा मेंटेन रखनी है तो बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे में चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, उसको अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो नहीं चलेगा, तो इसको रोक दिया जाता है। सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम है उनको रोक दिया जाता है। लिखिएगा अपने शब्दों में इसको, इसीलिए मैं लिखाने से ज्यादा समझाने पे जोर देता हूं। हम लोगों को यह लगने लगता है कि ये हमारी जो स्वतंत्रता थी सरकार ने इसको छीन लिया, संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है वो सरकार ने छीन लिया, और यह कतई सही नहीं है। लेकिन अगर आप देश हित में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमारे लिए ही हो रहा है, हमारी स्थितियां ही आगे गड़बड़ हो सकती हैं, तो अब आपको लगेगा कि देश की जो सुरक्षा है, समाज के हित में जो काम किया जा रहा है, भविष्य के लिए जो काम किया जा रहा है, वो हमारी स्वतंत्रता से ऊपर है, सर्वोपरि है। तो अभी जो असंतोष है उसको रोकने के लिए अगर कुछ अधिकारों के रूप में आपको संतोष करना पड़े, अधिकारों का थोड़ा सा हनन ही आपका हो जाए, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। सूचना का प्रसार रोक के केवल आपके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है थोड़े समय के लिए, लेकिन ऐसी स्थितियां आ जाए कि मारकाट और बढ़ जाए, आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके आसपास आप लाशें देखें, जान जाए, तो ये सही नहीं है। तो अब ये स्थितियां तो आपने लिख दी, अब कंक्लूड करने की बारी आई है, उपसंहार करने की बारी आई है। तो आप क्या कहेंगे कि निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, अंत में यह कहा जा सकता है कि जो इंटरनेट शटडाउन है यह आवश्यक हो जाता है ना। धारा 144 भी तो लगाई जाती है, धारा 144 के अंतर्गत भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और सरकार द्वारा इसको बता भी दिया जाता है नोटिस जारी करके। तो किसी भी तरीके का अगर इंटरनेट शटडाउन करना है, धारा 144 लगानी है, कोई भी प्रतिबंध ऐसे लगाने हैं, तो सरकार को पहले नोटिस दे देनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोई वास्तव में अगर कोई वैसा काम हो तो वो ना रुके, और हम पहले से इस बात से आगाह रहें कि ऐसा हो सकता है, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। जनवरी 2020 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने आदेश में इंटरनेट शटडाउन के संबंध में एक न्यायिक संवीक्षा, मतलब एक बात कही थी कि ये न्यायिक संवीक्षा के अधीन होगा। अगर कहीं लगेगा कि गलत तरीके से किया गया है तो उस पे जो न्यायपालिका है वो एक्शन ले सकती है। यानी कि ऐसी कार्रवाइयां अगर सरकार कर रही है तो इसको करने से पूर्व इंटरनेट शटडाउन का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, लाभ लागत विश्लेषण, ये सब शब्द याद रखिए, लाभ लागत विश्लेषण, जहां पर भी ऐसे मुद्दे आए वहां पर आप लिख दीजिए लाभ लागत विश्लेषण करने के उपरांत ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इससे केवल यही आपका केवल यही नहीं जा रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ही नहीं हो रहा है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी होते हैं, जो व्यापारिक नुकसान है, जो अन्य कंपनियों के बहुत सारे जो इससे रिलेटेड है उनके नुकसान है, तो ये भी होता है। तो और बहुत सारी समस्याएं हैं। मान लीजिए कि 2 दिन बाद पेपर है और नेट बंद हो गया, आप नेट से पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हीं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तो केवल बात की जा रही है, लेकिन ये असुविधाएं भी होती हैं। तो इसका लाभ लागत विश्लेषण करने के बाद में इसका लाभ लागत प्रभाव क्या होगा, इसका विश्लेषण गवर्नमेंट कर ले, शासन प्रशासन कर ले, और उसके बाद में इसको लागू करें। अंत में आप ये कैसे कह के इसको करेंगे। तो इस आंसर में मुख्यतः जो सावधानी बरतनी थी कि अपने विचार आपको ओपन करके नहीं लिखने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बहुत खराब करती है, अपने विचार एक लिमिट तक लिखने। हो सकता है आपके भी ऐसे विचार हो, जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है आप ऐसा ही सोचते हो, आप बहुत एक्सट्रीम कुछ ना सोचते हो। और यहां पर दोनों, यानी कि अब बात यहां पे की जा रही थी कि अन्य माध्यमों पर विचार करना चाहिए, तो अन्य माध्यम है धारा 144 लगाना, उसको जहां तक उससे काम चल जाए उसको करना चाहिए। बाहर निकलने पर रोक लग जाती है, झुंड लगने पर रोक लग जाती है। और ऐसा कोई हेट स्पीच अगर होगा या कुछ ऐसा प्रसारित करते सोर्स मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब किया जा सकता है, लेकिन लास्ट में बैलेंस्ड आंसर आपका होना चाहिए।
तो इसको लिख के आप पोस्ट करेंगे। आप लोग अलग अलग आंसर पोस्ट करते हैं, कोई हिस्ट्री लिख के पोस्ट कर रहा है, कोई पॉलिटी, ऐसा नहीं चलेगा। डेली आंसर राइटिंग का मतलब है जो मैं दे रहा हूं उसको तो जरूर करिए, बाकी आप करेंगे तो उसको ठीक है, देखा जाएगा। एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न है, ये इसको भी देखिए, ये वाला प्रश्न, हिंद महासागर भारत के लिए आर्थिक अवसरों का महासागर है, टिप्पणी कीजिए। यहां पर भी कौन से विचार लिखने हैं, बहकना नहीं है, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं, ये तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, है ना। आई एम वेरी श्योर, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं। तो कुछ भी लिखने से अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो कुछ आपको ठोस लिखना पड़ेगा। जैसे हिंद महासागर की बात आई तो बहुत सारे लोग विवादों के बारे में बात करने लगते हैं, जो साउथ चाइना सी है उसका विवाद लिख देंगे, हिंद महासागर में चाइना कैसे कैसे कब्जा कर रहा है, मतलब कब्जा नहीं कर रहा है, अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, वो विवाद लिखने लगेंगे, है ना। क्षेत्रीय जो आपस में शक्तियां लड़ा करती हैं वो विवाद लिखने लगेंगे, जबकि प्रश्न यहां पूछा जा रहा है आर्थिक अवसरों का महासागर है। तो इसकी दो बातें हो सकती हैं। आर्थिक अवसरों के तौर पर एक तो ये संसाधन के तौर पर, इससे क्या लाभ भारत को मिलता है या अन्य देशों को मिलता है, यहां पे भारत के लिए पूछा जा रहा है तो भारत को क्या मिलता है, और दूसरा इसका अन्य उपयोग क्या होता है। जैसे अन्य उपयोग में आप क्या कहेंगे, इसका परिवहन में बहुत उपयोग होता है। हमारे यहाँ का जितना भी परिवहन होता है, आप क्या सोचते हैं, ट्रक पे सारा सामान लद के चला जाता है। 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो हिंद महासागर से ही होता है। 78% जो इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड करते हैं वो हिंद महासागर से ही होकर जाता है। संसाधन के तौर पर हम देखें तो बहुत बड़ा ये स्रोत है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, 2/3 भाग हमारे यहाँ हिंद महासागर से ही मिलता है। यानी कि पेट्रोल की अगर बात कर ले और प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की बात कर ले तो 2/3 हमको कहां से, हिंद महासागर से मिलता है। मत्स्य उत्पादन की अगर हम बात कर ले तो इससे मिलता है। तो इस प्रश्न को लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, हिंद महासागर की आर्थिक जो महत्ता है उसको आपको बताना है भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में उतना वो नहीं है। और दूसरा, भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो विश्व के संदर्भ में भी आप इसमें थोड़ा सा लिखेंगे। यानी कि पहला जो है स्टार्टिंग आप करेंगे कि भारत के संदर्भ में इसका आर्थिक महत्व क्या है, इंट्रो में शुरू यहां से करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा विश्व के संदर्भ में भी बता देंगे कि केवल भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बात को थोड़ा सा क्या करेगा, एक सपोर्ट करेगा। और आर्थिक अवसर अगर है, आर्थिक अवसरों का महासागर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये बॉडी पैराग्राफ में आप पूरा सिद्ध करेंगे कि क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा फैक्ट भी आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में, फैक्ट नहीं याद है मोटे तौर पर आप उसको लिख देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अंत में आप इसको कंक्लूड भारत के साथ ही करेंगे, विश्व स्तर पर कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कुछ ऐसे आप कर सकते हैं कि भारत का लगभग, जैसे मैंने कहा कि 78% जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वो हिंद महासागर से होकर होता है, इंडियन ओशन से होकर होता है। भारत में जो संसाधन है वो मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का 2/3 भाग इसी से मिलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसका 2/3 इसी से मिलता है। सिनॉप्स ऐसे करा करिए, सिनॉप्सिस ऐसे बनाया करिए। भारत का आप मत्स्य उत्पादन देख लीजिए, अगर फिश प्रोडक्शन देख लीजिए तो फिश प्रोडक्शन के मामले में लगभग 60%, 2/3 से थोड़ा सा कम, लगभग ये हिंद महासागर से ही प्राप्त होता है। जो हमारा EEZ है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वहीं से यह प्राप्त होता है। और दूसरी, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामरिक महत्व यहां लिखना तो नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी यह रास्ता प्रदान करता है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनको कनेक्ट करने के लिए, तो एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जहाजरानी मार्ग हो जाता है। और इस कारण से ये जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्थिक अवसरों का महासागर है, ये है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे यहाँ आप देखते हैं, सुनते रहते हैं आप कि मुंबई हाई जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, तो ये समुद्र के अंदर स्थित क्षेत्र है। कच्चे तेल का व्यापार लगभग 90% हिंद महासागर से परिवहित किया जाता है, वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन इंडिया का अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% जो क्षेत्र तटीय क्षेत्र है वहां से तेल निकाला जाता है। 90% परिवहन की दृष्टि से पूरे विश्व का कच्चा तेल, अब विश्व वाले पे आप आ जाइए तो विश्व का कच्चा तेल इसी से इधर उधर आप भेजते हैं। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य,
ये सब जो है ये समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं जिससे कि व्यापार हो पाता है। भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़ा बाजार है। यहां पर सामान बाहर से आपको जो मंगाना होता है, चाइना से आता है, अमेरिका से आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से आता है, सागरीय क्षेत्र से ही होके आता है। और संसाधनों की अगर हम बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो मिनरल्स के क्षेत्र में भी यहां पर आपको निकल मिल जाएगा, आपको तांबा मिल जाएगा, आपको मतलब लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, ये सब हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंड, जिसको आप कहते हैं पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल, ये संभावनाएं वहां पर व्याप्त हैं। तो मिनरल्स की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का क्षेत्र, वो खनन का अधिकार हमारे पास है, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ने भारत को दे रखा है, तो वो उसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, खनिज संपदा की खोज भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कई बार आप देखते हैं मानव रहित पनडुब्बी की बात होती रहती है, जो इसके लिए डेवलप की जाती है। सामरिक महत्व तो इसका है, लेकिन यहां पर लिखेंगे नहीं। एक आपने संगठन सुना होगा, इसका जिक्र जरूर कर देंगे, वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको IORA-RC बोलते हैं, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो IORA है, ये क्या करता है, ये भारत के साथ में जो अन्य देश हैं, तटीय जो क्षेत्र में स्थित हैं, उनमें सहयोग स्थापित करने का काम करता है, कोई भेदभाव ना हो पाए, इस क्षेत्र में सारे देशों को समान अधिकार मिल पाए। और दूसरा एक प्रश्न हमने किया था ब्लू इकोनॉमी का, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में फ्रांस से समझौता हुआ, उस समझौते को यहां नहीं लिखना है, लेकिन ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, तो ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से जो हमारा हिंद महासागर है, जो इसके लाभ हम उठा सकते हैं, उसको उठाना पड़ेगा, वाणिज्यिक रूप से इसका लाभ उठाना पड़ेगा। तो भू सामरिक और भू राजनीतिक तौर पर तो ये महत्वपूर्ण है ही है, हिंद महासागर आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत की तो हमेशा नीति भी रही है कि हम सबका सहयोग करें, सबके लिए काम करें। तो भारत इस क्षेत्र में भी इसके माध्यम से काम करता है। सांस्कृतिक और आर्थिक जो संबंध है, वो हिंद महासागर के कारण एक आकर्षण का कार्य करता है। हिंद महासागर आर्थिक गतिविधियों के आकर्षण का भी कार्य करता है। भाई कहीं जाना है, अगर रास्ता ही आपको नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाएंगे? तो भारत के पास एक रास्ता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, तो वो मिलता है। और हिंद महासागर क्षेत्र सबसे बड़ा जो एरिया है भारत के लिए, सामुद्रिक एरिया, और वहां पर क्योंकि इतने संसाधन हैं, साथ में इतने महत्वपूर्ण यहां से व्यापार के मार्ग हैं, इस कारण से भारत के लिए आप क्या कहेंगे कि आर्थिक अवसरों का महासागर ये सिद्ध हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अंत आप ऐसे करेंगे। अब यहां पर ये दूसरे प्रश्न में हमने ये आपको बताया कि आपको विचार तो आपके दिमाग में बहुत है हिंद महासागर के बारे में, तो कहां तक आप उसको लिखेंगे? जैसे यहां पर सामरिक महत्व आप बहुत जान रहे हैं, उसको नहीं लिखेंगे। आप यहां पर कोई भी विवाद नहीं लिखेंगे, जो भी विवाद इसके बारे में चल रहा है। यहां पर आप कोई सैन्य अड्डों के बारे में, जो सामरिक महत्व में ही आ गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर आप किसी भी तरीके का कोई, जैसे श्रीलंका की और मॉरिशस की और इन सब स्थितियों में जो भारत के और बहुत सारे गुट बने हैं और ये सब, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। उन इंफॉर्मेशन को आप कंट्रोल करेंगे। आपको जानकारी बहुत है, मुझे पता है, आप बहुत जानकार हैं, फैक्ट आपने पढ़ा है और उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा पास करके यहां पर आए हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट ऐसे गूंज रहे हैं, कूद रहे हैं सब, मुझे लिखो मुझे लिखो मुझे लिखो, लेकिन ये आप नहीं लिखेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये पूरा जो आज का सेशन था वो इसी पे था कि आप अपने विचार कहां तक और कितना देंगे। आपको आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन यहां पे 150 से 200 शब्दों में ही लिखना है। तो 150 से 200 शब्दों में लिखने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भर ही खाना है, तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, उसका लाभ मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस ग्रुप का जहां पे आंसर राइटिंग चल रही है, उसको ज्वाइन करिए। जल्दी हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है, आप चाहेंगे तो उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।